हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, क्लास 12th विषय हिंदी साहित्य मॉडल पेपर 3 है। आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। साथियों, आपके इससे पहले हमने मॉडल पेपर 2 हल करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और आपका एग्ज़ाम 10 अप्रैल को है, उससे पहले हम 10 मॉडल पेपर हल करवा देंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है ना। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी शेयर करेंगे, जिसमें से अधिकतर सवाल आपको परीक्षा के अंदर है वो मिलेंगे। तो हम आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर पीजिए। उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, और उसमें इन सभी की पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी। इसी के साथ शेखावाटी मिशन का पीडीएफ और इसका रिवीजन भी हम यूट्यूब पर वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। और टाइम मिला तो आप राजनीतिक विज्ञान और इन दोनों का हम लाइव सेशन भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम पूर्णतः फ्री थे। पहले हमारा टेक्निकल टीम वाला हमारे साथ नहीं था, किसी कारणवश कहीं टूर पर गया हुआ था, लेकिन अब हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। 2 ही एग्ज़ाम बचे हैं और दोनों को बहुत अच्छा पेपर है, आपको हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो सारे पेपर के अंदर आने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी साहित्य के अंदर साथियों पहला प्रश्न आएगा अपठित आपके गद्यांश। ठीक है, 6 नंबर का आने वाला है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप इसको उत्तर देना है। तो हम पढ़ लेते हैं साथियों। स्वावलंबन का गुण सभी को सरलता से प्राप्त हो सकता है। यह किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म या तथा विशेष देश के निवासी की संपत्ति नहीं है। स्वावलंबन सभी के लिए, चाहे वह पूंजीपति हो या मजदूर, पुरुष हो या स्त्री, वृद्ध हो या बालक, काला हो या गोरा, शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर सुलभ है। इतिहास साक्षी है कि अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों ने स्वावलंबन के अलौकिक गुण द्वारा महान उन्नति की है। समाचार पत्र बेचने वाला एडिसन एक दिन महान उपन्यासकार हुआ। चंद्रगुप्त नामक एक निर्धन और साधारण सैनिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट हुआ। हैदर अली प्रारंभ में एक सिपाही था और स्वावलंबन के कारण ही उसने दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नर रत्न थे। कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान सड़क के किनारे गड़े हुए मील के पत्रों से किया था। तो उन्होंने कितनी मेहनत करके, मैं कहता हूँ चाहे कोई भी हो, आप निर्धन हो या कैसे भी हो, अगर आपके अंदर स्वावलंबन की वो जिज्ञासा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। असंभव को भी है संभव बना सकते हो। तो ये गद्यांश का सार था। पहला प्रश्न इसके अंदर पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है। तो इसका शीर्षक है स्वावलंबन का महत्व है। ठीक है, स्वावलंबन वस्तुतः है तो क्या है साथियों, स्वावलंबन एक क्या है, मानवीय गुण है। क्या है, मानवीय गुण है। अगला है साथियों, अगला तीसरा सवाल कि अत्यंत दीन तथा निर्धन व्यक्तियों ने किस गुण के कारण उन्नति की है। तो साथियों वे आपके जो किस गुण के कारण, स्वावलंबन के कारण है उन्नति है की है। चौथा है, स्वावलंबन के कारण कौन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एडिसन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पांचवा सवाल है, हमारे भारत के ख्याति प्राप्त नर रत्न कौन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। छठा है, स्वावलंबन किस में भेदभाव नहीं करता है। तो आयु वर्ग में, रंग भेद में, शिक्षा अर्थात उपयुक्त सभी में है, ये भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये 6 नंबर आपके खाते में है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा साथियों, यहाँ पर अपठित काव्यांश पूछा जाएगा और ये भी 6 नंबरों का है। ठीक है ना। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप चाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखार, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ने उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला,
जो था असाध्य साधने चला। जब नशा मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये आपका अपठित काव्यांश था। इनके अंदर भी आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके उत्तर देने हैं। पहला सवाल पूछा है, भगवान कृष्ण पांडवों को संदेश लेकर कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे साथियों? हस्तिनापुर गए थे। कहाँ गए थे? हस्तिनापुर गए थे। 80 शब्द का अर्थ क्या है? तो 80 शब्द का अर्थ होता है तलवार। क्या होता है साथियों? तलवार। नेक्स्ट है, कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे? तो युद्ध टालने हेतु कितने? आपके 5 गांव मांगे थे। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर कि दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था। तो दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था साथियों? कृष्ण को बांधना। नेक्स्ट है, उल्टे हरि को बांधने चला। यहाँ हरि शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ हरि शब्द का अर्थ है साथियों श्री कृष्ण। क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है। आगे, जब नशा मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसका अर्थ पंक्ति का जो लोकोक्ति है इसमें है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या होगा साथियों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब नशा मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ठीक है। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा रिक्त स्थान से संबंधित, जो कि आपको है 5 नंबर दिलाएगा। तो पहला रिक्त स्थान पूछा आपके, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए तो वहाँ कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। ठीक है। दूसरा है, काव्य में दोष रस का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। ठीक है। तीसरा है, एक मात्र या ह्रस्व स्वर को क्या लघु स्वर माना जाता है? क्या माना जाता है? लघु माना जाता है। हरि गीते का कैसा छंद है? मात्रिक सम छंद है। ठीक है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें भी हम आपको अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। नेक्स्ट 2 नंबर यहाँ पर पूछा अगला, जहाँ उपनाम को प्रस्तुत रूप में तथा उपमेय को अप्रस्तुत रूप में रखा जाता है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। अब आगे लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपको है सही ढंग से उत्तर देना है। पहला सवाल पूछा, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आपको लिखना है, जहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों? यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, जहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है तो वहाँ पर कौन सा यमक अलंकार होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो आपको उदाहरण भी याद होने चाहिए। कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। ठीक है। तो ये इसका मानवीकरण का उदाहरण है। तीसरा है, बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखे जाता? जो बिट से है ना, बिट से जुड़ा जो समाचार है वो किस शैली के अंदर लिखा जाता है? तो ये आपके उल्टा पिरामिड शैली के अंदर लिखा जाता है। कौन सी शैली के अंदर? उल्टा पिरामिड शैली के अंदर लिखा जाता है। अगला चौथा सवाल पूछा आपके, समाचार की शुरुआत में प्रत्येक प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार लिखिए। तो समाचार की जो साथियों जो आपके प्रयुक्त होने वाले कुल ककारों की संख्या होती है 6। ठीक है। तो समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले 2 ककार होते हैं, क्या और कौन? ठीक है ना। अन्य ककार अगर आपको याद है तो 6 ककारों का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। 5वां सवाल, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं पढ़ करके जाना, पेपर के अंदर आएगी। ठीक है ना। यहाँ पर सर्वप्रथम समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाना और दूसरा है घटते क्रम में अन्य तथ्यों को सूचनाओं को लिखा जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। आगे है, अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपके ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में हुआ था। नेक्स्ट है, 7वां, कच्चा चीटा खोल देना का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सब का, यानी सब भेद खोल देना। ठीक है ना। कच्चा चीटा खोल देना अर्थात सब भेद खोल देना। आगे 8 नंबर सवाल आपसे पूछा है, माता कौशल्या राम की किन वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, माता कौशल्या श्री राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण और उनकी छोटी जूतियों को देखकर उसे स्मरण यानी याद करती है।
9वां सवाल है बनारस कविता का वर्णनीय विषय क्या था। तो बनारस कविता में जो बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसी पान पर प्रकाश डाला गया है। 10वां सवाल है कविता के दो प्रमुख घटक इस संक्षेप में बताइए। तो प्रमुख घटक कौन कौन से मान सकते हैं हम। कविता में भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा है कविता के अंदर साथियों छंद व बिंबों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कविता के दो महत्वपूर्ण घटक है। एक तो भाषा का पूर्ण ज्ञान होना और कविता में छंद एवं बिंबों की बुनियादी जानकारी होना। 11वां सवाल है नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द है। क्या है? शब्द है। बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? नाटक का शरीर कहा जाता है। तो इसको आपको ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और इनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। कहानी में कथानक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है और कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप होता है और जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख रहता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक अधिकतम 40 सीमा तक आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आपके चौथा सवाल है पत्रकारिता पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में लिखिए। तो पत्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार हो गया, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार यानी स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, तो पूर्णकालिक पत्रकार यानी जो कि नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और अंशकालिक पत्रकार ये एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं। और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार ये किसी अखबार से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पत्रकारों का सवाल आ सकता है पेपर के अंदर, थोड़ा सही ढंग से देख लेना। 5वां सवाल है लेख को परिभाषित कीजिएगा। यहाँ पर लेख में किसी भी विषय को रोचक तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। लेख साहित्य और सूचनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। ठीक है ना। 6वां सवाल पूछा है ढेले चुन लो, कहानी की मूल प्रतिपाद्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो ढेले चुन लो लघु कथा का प्रतिपाद्य रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करना है। जीवन संगिनी का चुनाव हमें आंखों कान से देखकर सुनकर करना चाहिए। ढेले का स्पर्श करवाकर या पूर्णतः ज्योतिषीय गणना पर निर्भर रहकर जीवन साथी के चुनाव की परंपरा दक्यानुसी एवं गलत है तथा अंधविश्वास को बढ़ाने वाली होने से अनुचित भी है। ठीक है, आगे आपके सवाल है 7 नंबर सवाल पूछा है आपसे जायसी की बारहमासा काव्य का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है जायसी ने बारहमासा के अंतर्गत नागमती का विरह वर्णन किया है और उसे प्रिय विरह अत्यधिक कष्टकारी लगा। विरह से उसका शरीर एकदम दुबला हो गया और उन्माद के कारण वह हर किसी से अपनी वीर वेदना का बखान करने लगी और पति को संदेश भेजने में आतुर रहकर विरह संताप से ग्रस्त रहने लगी। ठीक है, तो ये जायसी की बारहमासी काव्य का भाव सौंदर्य है। 8 नंबर सवाल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य कवि परिचय देना है। तो इनका साहित्य में आपके अथवा के अंदर आने वाला है और मैं आपको ग्रुप के अंदर इनके इम्पोर्टेंट है वो भेज दूंगा। ठीक है ना, तो वहाँ से आप देख लेना, लगभग आपको उन्हीं में से मिलेंगे। तो ज़्यादा कोई लगभग मैंने आपके हिंदी अनिवार्य के अंदर बताए थे 4 मस्ट बताए थे, उसमें से एक आ गया था। तो अपन को नॉर्मल देखना है, इसको ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9वां सवाल आपसे पूछा जाएगा पहचान लघु कथा का प्रतिपाद्य या उद्देश्य है स्पष्ट कीजिए। तो पहचान लघु कथा का प्रतिपाद्य है। क्या है? प्रतिपाद्य है कि सत्ताधारी वर्ग सदा अपना हित साधता है। वह चाहता है कि जनता उसे मनमानी करने से न रोके अर्थात किसी प्रकार के बाधा खड़ी न करे। जनता के जीवन का स्वरूप जैसा बनाने का झूठा वादा करके सत्ताधारी वर्ग या तथाकथित राजा अपना जीवन स्वरूप बनाने में लगा रहता है और जनता की एकजुट होने से रोकता है। ठीक है ना। 10वां सवाल है कवि आगे का सागर और बूंद से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका क्या आशय है अर्थात क्या अर्थ है।
तो कवि का आशय यह है कि सागर शाश्वत है और बूंद क्षण भंगुर एवं नश्वर है। यह का यानी युद्ध का जीवन एक क्षण का है, वह सागर से उछल कर अलग होती है। और जो यहाँ पर साथियों कुछ बूंद का जीवन, ठीक है ना, थोड़ी मान लो आपके यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है ना। बूंद का जीवन एक क्षण भंगुर सा है, वह सागर से उछल कर अलग होती है और पुनः उसी में समा जाती है, किंतु सागर सर्वकालिक है। प्रयोगवादी दृष्टिकोण से हटकर भारतीय परंपरा में सागर विराट परम ब्रह्म है और बूंद उसकी अंश मात्र आत्मा ही है, और जब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है तब वह अमर बन जाती है। तो ये उनका कहना है, ठीक है। आगे भीष्म साहनी और असगर वजाहत में किसी एक का साहित्यिक परिचय देना, यह भी मैं आपको अलग से इम्पोर्टेंट बता दूंगा, तो यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न छूटने नहीं वाला है, ठीक है। अगला आपसे सवाल संख्या 12 पूछा है, यह फूस की रात ने थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, सूरदास की क्या अभिलाषा में थी और उसकी राख किसने की। चौपड़ी में लगी आग ने सूरदास की अभिलाषाओं को भी राख कर दिया था, और जिसमें गया जाकर पिंड दान करना, मिठुआ का विवाह करना, कुआं बनवाना आदि इच्छाएं थी। भैरव ने आपसी दुश्मनी के कारण चौपड़ी में आग लगाकर उसका सब कुछ राख कर दिया था, ठीक है। 13 नंबर सवाल है, आरोहण पाठ में पहाड़ी जीवन की किन कठिनाइयों का वर्णन किया गया। बहुत अच्छा सवाल है, पर पेपर के अंदर आ सकता है। पहाड़ी जीवन अत्यंत कठिन, कष्टदायक, कष्ट साध्य और अभावग्रस्त होता है, और यहाँ पैदल ही चलना पड़ता है। रास्ते में वन, जंगली जीव, नदी, नाले, घाटियाँ मिलती है। वहाँ पर पहाड़ियों की दरकने से गांव, खेत एवं रास्ते दब कर नष्ट हो जाते हैं। लोग घास काट कर जंगल में ईंधन लाकर तथा थोड़ी सी खेती कर व पशु पाल कर अपनी जीविका चलाते हैं। तो आपके ये तो बता सकते हो पहाड़ी लोगों का जीवन कैसा है, ये तो आप अपने हिसाब से और इनकी थोड़ा बहुत पढ़ करके भी बता देना। आगे है, कोया किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं भी बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, कोया क्या होता है और उसकी विशेषता क्या है। कोया एक जलीय पुष्प है। क्या है? कोया एक जलीय पुष्प है और जिसमें कुमुद अथवा श्वेत मल भी कहा जाता है। कोयों की विशेषता है, पहली विशेषता है कोया शरद ऋतु में चंद्र उदय में खिलती है और सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब और इसकी खिली हुई पत्तियां एकाकार दिखाई पड़ती है। और दूसरी विशेषता है कोयों में एक प्रकार की गंध भी आती है जो बड़ी ही मन भावन होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। 14 नंबर आप देख लेना थोड़ा ढंग से। अगला है, हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डग डग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं। ये कथन वर्तमान में किस समस्या को इंगित करता है? तो साथियों, ये कथन वर्तमान काल में हमारे देश में तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के कारण ग्रामीण एवं कस्बई क्षेत्रों में जो जीवन पद्धति चल रही थी उसमें एक समस्या बताकर खाऊ उजाड़ू स्थिति को इंगित करता है। विकसित देशों से होड़ रखने पर जो जीवन पद्धतियां अपनाई जा रही है उसमें हम निर्भोगवादी बन गए हैं और ये स्थिति हमारे लिए चिंतनीय है। ठीक है, तो ये 15 सवाल थे। अब साथियों इनके प्रश्न आप देख लो, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लेता हूँ, बाकी इनकी सारी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला, इस भीड़ में एक सूत्रता थी, न जाति का महत्व था न भाषा का। इस कथन को दूसरा देवदास कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। ठीक है, जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती है, लेखक रामविलास शर्मा के इस मंतव्य को समझाइए। ठीक है, उत्तर आपको दिए गए हैं, PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। कवि घनानंद की कविता में व्यक्त प्रेम और भक्ति का सुंदर संयोग को प्रस्तुत कीजिए। युधिष्ठिर किस भांति विदुर से सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल 17 नंबर सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे बात करें साथियों, आपके 18 नंबर सवाल और ये 19 नंबर सवाल, ये आपको व्याख्या से संबंधित आएगा। तो इनकी व्याख्या भी हमने अच्छी तरीके से करके दी है आपको, PDF में आप देख लेना। ठीक है, तो व्याख्या आएगी, इनको थोड़ा सही ढंग से देख लेना। और 21वां सवाल निबंध का आएगा, निबंध भी हम इम्पोर्टेंट बता देंगे आपको, इन्हीं में से आने वाला है। ठीक है, तो ये था हिंदी साहित्य का तीसरा मॉडल पेपर। इस प्रकार के हम 10 मॉडल पेपर लेकर आएंगे और अधिकतर सवाल आपको देखने के मिलेंगे। पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बहुत रामबाण है, और जो काफ़ी अच्छे
परसेंटेज बनाना चाहते हैं उनको भी इनसे अच्छा फ़ायदा होगा। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।